आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ना केवल इम्पोर्टेंट है बाकी बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस के लिए ज़रूरी भी है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि एसईओ जो है वो नए टाइम में अभी काम नहीं करता है। एआई की आने की वज़ह से एसईओ चेंज हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अगर आप देखोगे थोड़े तरीके बदले हैं, एआई की आने की वज़ह से एआई सर्चेज़ ज़्यादा होने लगी हैं। मैं आपको अभी एआई के बारे में नहीं बताता हूँ, मैं आपको बेसिक फंडामेंटल कवर करता हूँ। एक नया टॉपिक बिल्ड करेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा एआई एसईओ कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एसईओ अगर आपको लॉन्ग टर्म लीड्स चाहिए, ऐसी लीड्स चाहिए जो कि हाई क्वालिटी हैं, तो वो एसईओ से ही जनरेट होती हैं। कंसिस्टेंट लीड चाहिए कि डेली आपके पास में 4 से 5 इंटरनेशनल बुकिंग हो रही है, तो वो एसईओ से ही होगी। मैंने मल्टीपल वेबसाइट से ट्राई किया है। लास्ट 13-14 ईयर्स से मैं ऑलरेडी एसईओ का यूज़ कर रहा हूँ। शुरू-शुरू में जब हमने अपनी वेबसाइट को आउटसोर्स करने की कोशिश की, तो जितनी भी कुछ एजेंसीज़ थी जिनको हमने काम दिया, किसी को 1 साल ट्राई किया, किसी को 6 मंथ, किसी को 2 साल के आस-पास ट्राई किया, बट बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। मैक्सिमम लोग कुछ भी एक नए बज़वर्ड्स हमको बोलते थे कि आपकी वेबसाइट नई है, इसमें लिंक जूस नहीं है, इसमें जो आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हो इसकी डोमेन अथॉरिटी नहीं है। फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि एक्चुअली में ऐसा थोड़ी ना होगा, गूगल ने इतने पावरफुल प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इतने सारे लोग उस पर रिलाय कर रहे हैं, तो कुछ तो उसमें बेसिक फंडामेंटल होंगे। तो मुझे समझ में आया कि एसईओ कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी बेसिक टेक्निकल या एल्गोरिथम ही लगती हैं। बे मोटा-मोटा वो कुछ-कुछ चीज़ों को ध्यान रख रहे होते हैं। पहला होता है कि भाई देखो, मैं आपको 10 विज़िटर्स भेजूँ, अगर आपने किसी एक टॉपिक पे अच्छे से कंटेंट लिखा, तो उसे बोलते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। आपने एक टॉपिक को प्लान किया, अच्छे से कंटेंट लिखा। फिर दूसरा आता है बाउंस रेट, कि अगर मैंने आपके यहाँ पे लोगों को भेजा, तो वो पूरा कंटेंट ढंग से कंज़्यूम कर लें। उनको आपके कंटेंट में या टॉपिक में पढ़ के मज़ा आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होना चाहिए। अगर उन्होंने पूरा कंटेंट ढंग से पढ़ लिया, तो टाइम टू रीड बढ़ जाता है, और अगर वो वापस छोड़ के दूसरे किसी वेबसाइट पे नहीं जाते हैं सर्च करने, तो उनका बाउंस रेट कम हो जाता है। अगर वेबसाइट आपकी फास्ट लोड होती है, तो लोग आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज़ एसईओ भी मिलने लगता है, तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही बेसिक फंडामेंटल है जो आपको करेक्ट करने चाहिए। इन पे अपन डीप में बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ है किन के लिए? एसईओ सबके लिए नहीं है। यूजुअली एसईओ करने से फायदा तो होता है, पर अगर आप लोकल बिज़नेस में हैं या कहीं और हैं, तो दूसरे चैनल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सोलो फाउंडर हैं, पैसे आपको कहीं न कहीं लगाने हैं, एसईओ में अकल एसईओ एक्सपर्ट हायर नहीं करना होता है, कंटेंट राइटिंग टीम भी लगती है, टूल भी लगते हैं। तो वो पैसा कहीं और भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपको एक ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। एसईओ किन के लिए नहीं है? एसईओ जो लोकल शॉप्स हैं, योगा, पार्लर, क्लोथिंग या कुछ कंसल्टिंग बिज़नेस, उन लोगों के लिए थोड़ा मेरे हिसाब से आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। इनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा। एसईओ उनके लिए है जिनका टिकट साइज़ लार्ज होता है, सेल्स साइकिल लंबी होती है और हाई सर्च इंटेंट होता है। लोग गूगल पे उनके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। उनके लिए एसईओ अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप लोकल में अपना बिज़नेस रन कर रहे हो, तो मेरे पास और अच्छे सजेशंस हैं। जैसे लेट्स से आप योगा स्टूडियो रन करते हो, बुटीक रन करते हो, पार्लर रन करते हो, या कुछ और आपका शॉप है जो कि लोकल में ही सर्विसेज़ देता है। जैसे लेट्स से योगा सेंटर है, तो आप अगर आप इंदौर में चला रहे हो, जयपुर में चला रहे हो, राजस्थान में चला रहे हो, कोयंबटूर में चला रहे हो, तो आप सिटी से बाहर थोड़ी ना सर्विसेज़ दे रहे हो। तो आपको सबसे पहले जस्ट डायल में रजिस्टर करना चाहिए। हो सके तो प्रीमियम प्लान उसका ले लो और उसमें अच्छे रिव्यूज़ ले लो, अच्छे से कंटेंट लिखो, जीपीटी का यूज़ करके। आपका लैंडिंग पेज बहुत ही बढ़िया लगना चाहिए, फोटोज़, वीडियोज़ अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो आपको जस्ट डायल के लिए आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। फिर आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो बेसिकली, लेट्स से अगर आप अपने रिव्यूज़ जितना ले सकते हो, क्योंकि जितने भी कस्टमर आज के टाइम पे आएँगे, वो रिव्यूज़ पढ़ के ही आएँगे। आप सोच सकते हो कि केवल प्रोफाइल बनाने अकेले से काम चल जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। हैप्पी कस्टमर नेवर लीव रिव्यू, अनहैप्पी ऑलवेज डज़। तो आपको जितने भी हैप्पी कस्टमर हैं उनसे रिव्यू लिखना है, और रिव्यू सिर्फ 1 स्टार रेटिंग या नॉर्मल नहीं होना चाहिए। रिव्यू में थोड़ा डिटेल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कौन-सी सर्विसेज़ का उन्होंने यूज़ किया, कब यूज़ किया, उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, पहला कैसा था, अभी क्या डिफरेंस हुआ। ये थोड़े से एग्ज़ाम्पल भी दें। सो जो भी अच्छे कस्टमर्स होते हैं वो यूजुअली लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। पर आपको जो नए लोग आएँगे वो तो उनको रिव्यू को पढ़ के ही आएँगे। आप ही देखिए, अमेज़न पे आपने जब भी परचेज़ किया है, तो क्या आपने रिव्यू पढ़े हैं? और परचेज़ कर के बाद में अगर प्रोडक्ट अच्छा निकल गया, तो आपने कितनी बार रिव्यू लिखा है? वैसा सबके साथ ही होता है। तो आपको रिव्यू लेना ही चाहिए। अगर लोग प्यार से रिव्यू नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा डिस्काउंट देके भी रिव्यू ले सकते हैं। 1-2 बार फ़ॉलो-अप ले सकते हैं। अगर आप फ़ॉलो-अप नहीं लेना चाहते, तो अपनी टीम में किसी बंदे को रख सकते हैं जो उनसे पोलाइटली फ़ॉलो-अप ले ले। तो यही तरीके हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाएँ, जैसे मैं भी बना रहा हूँ।
और फिर अगर आप लोकल बिज़नेस में हैं, स्पेशली अगर आप टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं या आप क्लोथिंग बिज़नेस में हैं, आपका साड़ी का शोरूम है, तो आप इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑडियंस आपकी वहाँ है। आपको वो चैनल यूज़ करना चाहिए जहाँ ऑडियंस ऑलरेडी है। ऑडियंस को आप वहाँ पे लेके ना आएँ। वेबसाइट यूज़ुअली क्या होता है कि हम लोगों को अपने वेबसाइट पे लेके आ रहे होते हैं, तो ऑडियंस को हम कहीं से पुल कर रहे हैं। पर अगर इंस्टाग्राम में ऑलरेडी ऑडियंस है, तो कंटेंट क्रिएट वहीं पे करें, वहीं पे लोगों से एंगेज करें। आपके लिए छोटा स्टोर अगर आप रन करते हैं, जहाँ पे लेट्स से डेली के 50, 100, 200 ऑर्डर्स आते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से मैनेज कर सकते हो। फिर कंसिस्टेंट रहें, 1-2 दिन में कोई मैजिक नहीं होता है। जिम जाके 1 दिन में बॉडी नहीं बनेगी, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। वैसे ही किसी भी चैनल का काम होता है। हर चैनल काम करते हैं, बट टाइम देना पड़ता है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो जस्ट डायल हो, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो हो, सब में टाइम लगता है। अगर आप लोकल में वर्क करते हैं, तो आपको इन्फ्लुएंसर्स हायर कर लेने चाहिए जो लोकल के हैं, उनसे कोलैब कर लेना चाहिए। उनसे क्या होता है कि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है, जब वो प्रमोट करते हैं, तो थोड़ा सस्ता भी होता है और आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलने लगता है। आप मेटा ऐड भी रन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी चीप होते हैं और बहुत सस्ते में आपको बॉटम ऑफ द फनल मीन्स कन्वर्जन देके आएँगे। टॉप ऑफ द फनल होता है कि ऊपर जो भी ट्रैफिक है, जो आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, उसे टॉप ऑफ द फनल बोलते हैं। और ऐसे लोग जो आपके यहाँ से आके परचेज़ कर रहे हैं, उसे बॉटम ऑफ द फनल बोलते हैं। अब अगर आप अक्रॉस इंडिया सेल कर रहे हैं, तो एसईओ आपके लिए काम कर सकता है। पर एसईओ अगर आपकी नई वेबसाइट है, तो सबसे पहले आपको वाइड रेंज के टॉपिक नहीं लिखने चाहिए। जो भी आपका हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज़ है, जिसमें आप लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, आपको उस निश पे ही लिखना चाहिए। उसमें आप डीप में जाइए। इसको बोलते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। गूगल इसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता है। किसी ने एक सर्वे भी किया कि उनकी वेबसाइट में 5000 पेजेज़ थे और फिर उन्होंने उसको कट करके 500 पेजेज़ तक लाए। पर वो 500 पेज इतने भी वेल रिसर्च थे, काफ़ी डीप में कंटेंट लिखा हुआ था, उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ था। उससे क्या हुआ, गूगल को वैल्यू मिली, गूगल ने उनको उस टॉपिक पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। और आजकल गूगल के एआई आने की वजह से या उनका परप्लेक्सिटी से कॉम्पिटिशन होने की वजह से उनके जो भी सर्च का क्रॉल करने का जो तरीका है, वो काफ़ी फ़ास्ट हो गया है, तो आप जल्दी रैंक करने लगते हो, आप जल्दी सर्च रिजल्ट में आने लगते हो। तो हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हम किसी एक टॉपिक पे लिखें, उसके टॉपिक की सारी चीज़ें कवर करें। उसके लिए आप कुछ टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सर्फर एसईओ एक बहुत अच्छा टूल है, जो आपको टॉपिकल अथॉरिटी बनाने में हेल्प करेगा। स्पाइफू करके एक और टूल है, जो आपके कॉम्पिटिटर का रिसर्च करने में हेल्प करेगा। इस टूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली $29-39 आपको चार्ज करता है। और आप अगर इसको कैंसल करने की कोशिश करते हैं, तो ये 50% डिस्काउंट भी दे देता है। ये थोड़ा-सा हैक है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टूल है। ये आपको बताता है आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे हैं, तो आप उसी कीवर्ड्स पर टारगेट कर सकते हो। ये आपको ये भी बताता है कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिसमें आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो प्रायोरिटी किसकी रखनी चाहिए। फिर आप सीमरस, एएचरेफ इन सब का भी यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्री में यूजुअली सीमरस या एएचरेफ जो भी लोग यूज़ करते हैं, इन 2 में से कोई ना कोई एक टूल यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप हम वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो वर्डप्रेस पे बनाएँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, बहुत अच्छी थीम्स हैं, ऑटोमेटिकली एसईओ हो जाता है, पेजेज़ की जो कंटेंट है लगभग रैंक करने लगते हैं और रैंक मैथ और योस्ट करके जो प्लगइन है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनका पेड वर्ज़न मैक्सिमम जगह पे अच्छे तरीके से वर्क करता है। फिर भी अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सुपर ब्लॉग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ऑप्टिमाइज़ रहता है। अगर आपके पास में कंटेंट की टीम नहीं है, तो आप सौरभ या विटीपेन करके 2 अच्छी एजेंसीज़ हैं, जिनका आप यूज़ करके कंटेंट लिखवा सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एआई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एआई का यूज़ करोगे, तो हो सकता है शुरू-शुरू में तो आपको ट्रैफ़िक मिले, पर जिस दिन आप अच्छे एक साइज़ेबल लेवल पे विज़िटर्स आपके पास आने लगे, गूगल ने डिटेक्ट किया, तो आपकी रैंकिंग एकदम से नीचे जा सकती है। ये मैंने बहुत सारे ब्लॉग को पढ़ा, 2-4 लोगों से बात भी की है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप किसी कंटेंट राइटर को ये चीज़ें आउटसोर्स कर रहे होते हैं, तो आप एक वेबसाइट है जिसका आप ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इसका आप टूल का यूज़ कीजिए, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर देता है। ये आपके पूरे कॉम्पिटिटर को रिसर्च करता है, देखता है टॉप 5 में कौन-कौन से लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपने पेज का कंटेंट कैसे रखा हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे रखा है। यूजुअली किसी कीवर्ड पे अगर ब्लॉग रैंक हो रहा है, तो उसमें ब्लॉग ही बनाना चाहिए। अगर किसी कीवर्ड पे लैंडिंग पेज रैंक हो रहा है, तो लैंडिंग पेज ही बनाना चाहिए। और ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस टाइप के कुछ अच्छे टूल्स हैं या सर्फर टूल्स हैं, ये आपको पूरा बनाने में हेल्प कर देगा। अगर आप गोरों को सेल कर रहे हो या इंटरनेशनल जा रहे हो, तो सबसे पहले तो जो मैंने पहले आपको बताया, उसी चीज़ को बार-बार रिपीट करो। आप निश में फ़ोकस करो सब और बहुत अच्छे तरीके से डीप में जाओ। एक टॉपिक को पकड़ो, अच्छे से रिसर्च करो और उसमें एक अच्छा लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव ईज़ी टू रीड
विथ गुड डिजाइन्स कंटेंट लिखो, ताकि आपका ऑडियंस जो है एंगेज भी रहे, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले, वैल्यू भी मिले। फिर अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो कुछ वही रिकमेंडेशंस हैं कि आप एआई का यूज़ ना करें लिखने में, स्ट्रक्चर बनाने में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अपने अच्छे डिज़ाइनर को हायर करें, जो भी इंटरनेशनल लोग होते हैं वो यूजुअली दे प्रेफर क्लीन वेबसाइट, दे प्रेफर कि क्लटर फ्री इधर-उधर से ना हो, जो भी चीज़ें आप बता रहे हो वो बहुत ईज़ी टू डाइजेस्ट हो, तो थोड़ा डिज़ाइनर पे स्पेंड करें। थीम जो भी आप ले रहे हो प्रीमियम लें, सस्ती वेबसाइट ना बनाएँ, स्पीड का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इंग्लिश और ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें, कस्टमर टेस्टिमोनियल जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा कलेक्ट करें। उससे ट्रस्ट आता है कि व्हाई दे शुड ट्रस्ट यू, व्हाई यू यू आर अ क्रेडिबल कंटेंट क्रिएटर, व्हाई यू आर अ क्रेडिबल सोर्स फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रस्ट लीवर जितना ज़्यादा हो सके फर्स्ट फ़ोल्ड में ही डालें। एक सर्वे किया गया, उसमें देखा कि 57 विज़िटर्स जो हैं वो फर्स्ट फ़ोल्ड में ही देखते हैं। तो अगर फर्स्ट फ़ोल्ड आपका है, उससे ही लोग अगर बाउंस हो जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि पहले ही आप पूरा जो भी है ट्रस्ट फैक्टर्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे काम करते हैं। फिर आप देखें कि पॉपुलर सर्चेज़ क्या हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले पिक करें, आप उनमें लिखना चालू करें, इस पे फ़ोकस करें, लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करें। सर्च इंटेंट इससे काफ़ी क्लियर होता है और गूगल भी आपको आपके उस टॉपिक पे बार-बार विज़िटर्स भेजता है। वीडियो टेस्टिमोनियल अगर उसी लोकेशन के होंगे तो लोगों के लिए ट्रस्ट करना काफ़ी आसान रहेगा। लेट्स से कोई यूके से आता है और आपने ऑलरेडी 5 या 6 लोगों के साथ में यूके में काम किया है और वो लैंडिंग पेज ओपन होता है, तो लोगों के लिए आप पे बात पे बिलीव करना काफ़ी आसान रहेगा। ये कुछ ट्रस्ट लीवर्स होते हैं, जैसे कस्टमर के रिव्यूज़, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हैं, जी2, क्लच, कैप्टेरा कहीं पे भी हैं, तो आप उनके बैजेस को वहाँ से पिक कर सकते हो, आप उनके रिव्यूज़ को वहाँ से एम्बेड कर सकते हो, गूगल के रिव्यूज़ को भी पुल ऑन कर सकते हो, तो ये काफ़ी ट्रस्ट लाने में हेल्प करता है। फिर अगर आपकी वेबसाइट पे आपने यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पुल कर सकते हो, जस्ट डायल या गूगल के रिव्यूज़ भी ला सकते हो, केस स्टडीज़ बिल्ड कर सकते हो। कोई आता है और आपने किसी बड़ी ब्रांड के साथ में काम किया हुआ है, तो आप उनकी केस स्टडीज़ को अपनी वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हो। उससे एकदम से ट्रस्ट बढ़ जाता है, उनको भी लगता है कि अगर आपने इतने बड़े ब्रांड के साथ में काम किया है, उनको वैल्यू दी है, उनको सर्विसेज़ दी है, तो आप हमारा काम भी आसानी से कर लोगे। आप पीआर न्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी पीआर कहीं भी पब्लिश हुआ है, जो कि आपकी हाई क्वालिटी पीआर है, जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ही पब्लिश करते हैं कि आप एक सही पर्सन हो, आप एक्सपर्ट हो, आपको नॉलेज है, तो वो पीआर के आप फ़ोटोज़ लगाओगे, कटिंग लगाओगे या लिंक मेंशन करोगे, तो उससे भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी मिलती है। आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, किसी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट पे अपना कंटेंट डाल सकते हो, किसी पॉपुलर चैनल पे अपना कंटेंट डाल सकते हो, इंटरव्यू में जा सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट में हेल्प मिलती है। बैकलिंक फ्रॉम अ अथॉरिटी वेबसाइट, स्पैमी वेबलिंक ना बनाएँ, उससे क्या होता है आपका डोमेन या आपकी जो रैंकिंग है वो गिरने लगती है। अच्छी क्वालिटी लोगों से ही आप बैकलिंक लें। बैकलिंक क्या कहलाता है? यूजुअली किसी बड़े सोर्स ने आपके बारे में बोला। लेट्स से नरेंद्र मोदी अगर बोलते हैं कि मयंक काफ़ी एक्सपर्ट है ऐप और वेब डेवलपमेंट में या ट्रेडिशनल बिज़नेस को कंसल्ट करके डिजिटलाइज़ेशन जाने में। पर अगर कोई नॉर्मल पर्सन बोलता है जिसका मार्केट में कोई नाम नहीं है, तो कौन मुझे जानेगा? तो इसलिए बैकलिंक हमेशा काफ़ी हाई अथॉरिटेटिव सोर्स से लेने चाहिए। यूजुअली गवर्नमेंट वेबसाइट, स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट, पुरानी वेबसाइट जिसका ऑलरेडी अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, कोई न्यूज़ वेबसाइट, अगर इनसे आपको मेंशन मिलता है या इनसे आपको एक लिंक मिलती है, तो उसे उससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप कैसे इनको रीच आउट कर सकते हो? आपने कोई अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाया, आप इनको रीच आउट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि देखो ये कंटेंट अच्छा है, आपके विजिटर को वैल्यू मिलेगी। आप जब ऐसे लोगों को रीच करते हो, तो फिर वो आकर आपका कंटेंट पब्लिश करते हैं और आपके बारे में वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उससे आपका ट्रस्ट लीवर एकदम से बढ़ जाता है और डोमेन की अथॉरिटी भी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा हो सकता है क्लीन वेबसाइट बनाएँ, सिंपल बनाएँ, कम से कम फ़ॉन्ट और कलर्स का यूज़ करें, उससे लोगों की रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। एप्पल की वेबसाइट बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छी है। फिर अगर आप ये सारे किसी बिज़नेस में हैं, तो आपको एसईओ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अगर आप एंटरप्राइज़ को बेच रहे हो, तो आपको एसईओ की नीड नहीं है। एंटरप्राइज़ में आपको जाके मिलना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। डिसीज़न मेकर जो है, वो काफ़ी सीनियर लोग होते हैं, वो ऑलरेडी बिज़ी रहते हैं। बहुत ज़्यादा सर्च में एसईओ करके या पढ़ के आपके पास में नहीं आएँगे, आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। डी2सी या ई-कॉम में अगर आप काम कर रहे हैं तो एसईओ इम्पोर्टेंट है, पर एसईओ से आपका बहुत ज़्यादा बिज़नेस स्केल नहीं होगा। उसके लिए आप एड्स रन कर सकते हैं, उसी से आपका स्केल होएगा। फिनटेक प्रोडक्ट में हैं तो भी आपको एड रन करने पड़ेंगे जितना जल्दी आपको स्केल चाहिए, वो अगर एसईओ से आपका स्केल नहीं आएगा। अगर आप गवर्नमेंट बिज़नेस में
से डील कर रहे हैं तो टेंडर से ही आपका काम होगा, तो आप इसमें भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर आप फ़ोकस करते हो, उनको टारगेट कर रहे हो, तो भी आपको वहाँ पे जाके आउटरीच करना पड़ेगा, रेफरेंसेस से बिज़नेस लाने पड़ेंगे। आप उनकी एल्यूमिनी मीट वगैरह में जा सकते हो, और कोई तरीका इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। अगर आप ऑफ़लाइन बिज़नेस में हो, किसी और सप्लाई में हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए उनके एक्सपो में जाएँ, वहाँ पे जाके ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कस्टमर एंगेज कर सकते हो रेदर देन फोकसिंग जस्ट ऑन एसईओ। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे ये वर्ड्स हैं, इनके बारे में अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि साइलो क्या होता है, क्लस्टर क्या होते हैं, एंटिटी क्या होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। मैं अभी आपको ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, जितना मैंने आपको बताया उतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। पर फिर भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी डीप में अंडरस्टैंडिंग होगी। यूजुअली जो भी बात कर रहे होते हैं वो टोफू, मोफू और बोफू की बात कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। टोफू मीन्स टॉप ऑफ द फनल, मोफू मीन्स मिडिल ऑफ द फनल, बोफू मीन्स बॉटम ऑफ द फनल। टोफू मीन्स लोगों को अट्रैक्ट करके आपकी वेबसाइट के टॉप पे लेके आना, मतलब विजिटर्स को लेके आना। जैसे लेट्स से हम मॉल में जाते हैं तो वो बताते रहते हैं, होर्डिंग लगाते हैं कि 50% डिस्काउंट इस ब्रांड पे चल रहा है, तो दैट इज टॉप ऑफ द फनल। आप एक बार मॉल घूमने जाते हो और अगर जाके किसी ब्रांड से आपने परचेज किया तो बॉटम ऑफ द फनल, आप उनकी बॉटम ऑफ द फनल में आए और आपने उनके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, दैट्स अ बोफो। तो आपको कुछ जब कंटेंट लिखोगे तो सबसे पहले अगर आपकी वेबसाइट नई है तो आप टॉप ऑफ द फनल से स्टार्ट करते हो। आप अवेयरनेस स्टेज पे लेके आते हो, आप लोगों को बताते हो बेसिक बेसिक चीजें। जैसे मैंने जब हमने इसको लिखना चालू किया तो हमने बताया कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, वेबसाइट बनाने का कितना कॉस्ट रहता है, कौन सी टेक्नोलॉजी भी बनाना चाहिए। सो हमने बहुत ही टॉप ऑफ द फनल मींस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना चालू किया। बॉटम ऑफ द फनल की अगर आप लेट्स से ई-कॉम वेबसाइट बिजनेस में हैं और वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज़ अ बॉटम ऑफ द फनल, मींस कन्वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर शुरू-शुरू में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम पे फोकस ना करें, हमेशा क्वालिटी पे फोकस करें। देखें सीपीसी किसका अच्छा है। अगर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से एक दिन में मत लड़ें। मतलब अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आप बना सकते हैं तो सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट को पिक करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड मीन्स जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन इंदौर, दैट इज़ अ लॉन्ग टेल। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक छोटा और हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। तो अगर मुझे पहले लड़ना है तो पहले मैं आसान कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड पे लड़ के अपनी रैंकिंग लेके आऊँगा। अगर उसमें विजिटर आने लगे, उनको वैल्यू मिलने लगी, तो गूगल मेरी रैंकिंग और अच्छे तरीके से कर देगा। तो मैं पहले लॉन्ग टेल, लो हैंगिंग फ्रूट्स को पिक करूँगा, उनकी जितने ज़्यादा कंटेंट हो सकता है उतना क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। अगर उसमें मुझे टॉप 5 पे रैंकिंग मिलने लगी, फिर मैं धीरे-धीरे मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में जाने की कोशिश करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी होंगी नेक्स्ट 3 टू 6 मंथ में। अच्छी अगर आप एसईओ करना चाहते हो तो आपको एक बढ़िया एसईओ का एक्सपर्ट रखना चाहिए और एटलीस्ट 2 अच्छे कंटेंट राइटर होने चाहिए। आपके पास डिजाइनर भी इन हाउस होने चाहिए, जो आपकी वेबसाइट को बढ़िया ब्यूटीफुल तरीके से बना पाएँ, सिंपल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ, बढ़िया थीम यूज़ करें और मोबाइल ऑप्टिमाइज़ हो। आजकल 90% लोग सुबह उठते ही फ़ोन देखते हैं, तो मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी वेबसाइट फास्ट लोड करनी चाहिए। आप उसमें सीडीएन भी लगा सकते हो, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती है। आप किसी अच्छे जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, डेवऑप्स वाले हैं, उनसे आप बात कर सकते हो और आपको वो सीडीएन लगाएँगे, तो वो कैशिंग कर लेता है और आपको वेबसाइट फास्ट लोड होने लगती है। अगर आप हाई वॉल्यूम पे डील करते हो तो रेडिस का यूज़ करना चाहिए, उससे और कैशिंग मैशिंग अच्छी हो जाती है और बढ़िया तरीके से लोड होने आप कुछ टूल्स स्पाइफू जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, इनका आप यूज़ करोगे तो आपको एक विजिबिलिटी मिलेगी कि चल क्या रहा है एक्चुअली में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कीजिए। हमने इस पूरे के पूरे चैनल में कोशिश की है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस वो कैसे डिजिटल जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल जाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेंट बेसिस पे आपको बिज़नेस मिले, आपको लीड हमेशा आती रहे, तो आपको डिजिटल जाना ही चाहिए। जैसे अगर आप दुकान चला रहे हैं और अगर आपकी दुकान सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक खुलती है, तो आप उतने टाइम में ही सेल कर पाएँगे, उसके आगे-पीछे सेल नहीं होंगी, आप लोकल एरिया में ही सेल कर पाएँगे। पर जैसे-जैसे आप डिजिटल जाएँगे, डिजिटल पे फ़ोकस करेंगे, तो आपका एक बेसिकली सेलिंग करने के लिए इस जो एरिया है वो बढ़ जाता है। आप ऑनलाइन ग्लोबली कहीं भी सेल कर सकते हो और 24 घंटे सेल हो सकती है। तो ऑनलाइन जाने में ये फ़ायदा है। कॉस्ट भी देखोगे, एक दुकान परचेज़ करोगे, उसको रन करोगे, तो लगभग मोटा-मोटा 20 लाख 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जितना बड़ा आपका स्टोर है, उतना आपको पैसे लगते हैं रन करने में फिज़िकली 1 साल में। और वही आप डिजिटल जाओगे तो हो सकता है 1/5 कॉस्ट में आपका काम हो जाए। हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, ऑर्डर आने से लेके सब कुछ मैनेज करना, रेवेन्यू लीकेज भी रुकता है, डेटा को आप इनसाइट को आप अच्छे तरीके से कैटर भी कर सकते हो, आपके लिए स्केल करना भी काफ़ी आसान रहता है। तो ये सारी चीज़ों के बेनिफिट हैं ऑनलाइन जाने में, पर चूँकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो इस वजह से वो इन सब चीज़ों को ऑनलाइन नहीं जाते हैं। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें धीमे-धीमे
फ्री में हम लोग कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बताइए, हम उस पे एक डिटेल में सिंपल एक वीडियो बनाएँगे, उसमें आपको हर छोटी-छोटी चीज़ को कवर करेंगे और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो इन पर्सन भी हमसे एक मीटिंग बुक कर सकते हैं, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए किसी को एडिशनल चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है और दैट्स हाउ वी आर हेल्पिंग पीपल। वी वांट इंडिया टू बिकम डिजिटल फर्स्ट बिज़नेस, उससे काफ़ी स्केल मिलता है और हम भी थोड़ा इंडिया में कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।